हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो सिलेबस है एकेयू का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, कि हमारा जो लास्ट चैप्टर में बस ये दिया हुआ है कि आपको इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में वो है आपका एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, characteristics of aircraft influencing the airport design, criteria to site selection of airport, basic runway length and runway length correction। ये मेनली इसी टॉपिक्स पर आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और लेकिन जो आपके जो रनवे लेंथ करेक्शन है वो आपका गेट में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है क्या? Airport engineering encompasses the planning, design, and construction of terminals, runway, and navigational aids to provide for passenger and flight services। तो आपको जैसे कि पता होगा किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड में जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होता है पहला कि आपका स्टेशन कहाँ है किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड का, जहाँ पे जो आपका जो व्हीकल्स है वो कहाँ स्टे करता है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका किस पाथ के अलॉन्ग वो मूवमेंट करता है, जहाँ पे जाकर दूसरे स्टेशन पे वो स्टे करता है। तो आपका या तो स्टेशन को हम लोग डिजाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम लोग करते हैं पाथवे को। तो एयरपोर्ट में आपका जो एयरक्राफ्ट है वो आपका जो ट्रैवल करता है वो करता है आपके एयर में। तो आपको किस तरह का कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं वहाँ पे किसी पाथवे में। तो मेनली जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग करेंगे एयरपोर्ट में ही करेंगे। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जो हम लोग को मेनली स्टडी करना होता है कि हम लोग ये प्लानिंग कैसे करें, डिजाइन कैसे करें, कंस्ट्रक्शन कैसे करें, टर्मिनल्स का, रनवेज का और जो नेविगेशन करने के लिए जो एड्स का इस्तेमाल करेंगे उसका, जो कि है एयर पैसेंजर सर्विसेज के लिए या फिर फ्लाइट सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट डिस्कस कर ले तो एयरपोर्ट इंजीनियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट एयरपोर्ट्स, दे मस्ट अकाउंट फॉर इम्पैक्ट एंड डिमांड ऑफ एयरक्राफ्ट इन द डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटी। तो जो एयरपोर्ट इंजीनियर है उसको जो डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एयरपोर्ट, तो मेनली वो स्टडी करना चाहिए उस एयरक्राफ्ट इंजीनियर को कि आप एक कौन-कौन से एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड या टेक ऑफ करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा डिमांड है एयरक्राफ्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फर्दर डिजाइन करते हैं। मतलब कि जो एयरपोर्ट पे जो भी पेवमेंट होंगे उसका विड्थ वो डिपेंड करेगा कि आपका एयरक्राफ्ट का साइज क्या है। उसका जो टर्निंग जो रेडियस होगा आपके टैक्सी वे का या फिर रनवे के आसपास जो भी पेमेंट होंगे वो भी डिपेंड करेंगे एयरपोर्ट के टर्निंग रेडियस के अकॉर्डिंग, वो कितने रेडियस का वो टर्न कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड एयरपोर्ट इज ए फैसिलिटी वेयर पैसेंजर कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टू एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो भी है आपका जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से आपके एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और वहीं पे आपका ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मोड आके एंड होता है। तो जो है पैसेंजर है वो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट से आपका एंटर करेगा एयरपोर्ट में। उसके बाद वो एयर ट्रैफिक से मतलब एयरक्राफ्ट से वो आगे एयर में मोड में वो ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं कि इट इज ए लोकेशन वेयर एयरक्राफ्ट सच एज एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ एंड लैंड। तो ये जो एयरपोर्ट जो होता है वो वैसा लोकेशन होता है जहाँ पे आपका जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करेगा या लैंड करेगा। आपको मालूम है इसके बारे में। एयरक्राफ्ट में ऑल्सो बी स्टोर और मेंटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं या मेंटेनेंस वर्क भी कर सकते हैं उसका। एंड एयरपोर्ट शुड हैव रनवे फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बिल्डिंग सच एज हैंगर एंड टर्मिनल बिल्डिंग। तो एयरपोर्ट में आपके बहुत सारी फैसिलिटीज होती है तो जो कि आपको पैसेंजर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है और आपको एयरपोर्ट के क्रू मेंबर और एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसमें आपका कुछ बिल्डिंग्स भी होती है, जैसे हैंगर हो गया, टर्मिनल बिल्डिंग हो गया, और कुछ पेवमेंट या कुछ रोडवे भी होते हैं जो कि होता है टेक ऑफ करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए या फिर आपके एयरक्राफ्ट के मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक बेसिक एयरपोर्ट का लेआउट क्या होता है। तो उसमें मेन होता है आपका टर्मिनल बिल्डिंग, जहाँ पे हम लोग की passengers can board and disembark from aircraft at commercial airport terminals. Passenger can buy tickets, check in और pick up their luggage। तो यहाँ पे जो है आपका जो पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी फुलफिल की जाती है टर्मिनल बिल्डिंग में ही। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो पैसेंजर है वो सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो आके एंटर करता है और जाता है सीधे आपका एप्रोन एरिया में। तो ये आपका जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है
यहाँ बोर्डिंग डिबोर्डिंग होता है, उसको हम बोलते हैं एप्रॉन एरिया। ठीक है, ये आपका पूरा एप्रॉन एरिया है। तो एयरक्राफ्ट आर पार्क्ड नियर द टर्मिनल ऑन द एप्रॉन, व्हाइल ऑन द एप्रॉन एयरक्राफ्ट कैन पैसेंजर एंड लगेज loaded and unloaded. The aircraft can be refueled or receive maintenance. The apron is also referred to as the ramp. तो हम लोग उसका रैम्प की तरफ से भी रेफर करते हैं। तो इसमें आपका फ्यूलिंग भी होता है और कुछ मतलब स्लाइट मेंटेनेंस करना हो हल्का फुल्का तो वो हम लोग कर लेते हैं एप्रॉन एरिया में ही। तो यहाँ पे पैसेंजर बोर्ड करेगा, बोर्ड करने के बाद वो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट करने के लिए आपका जो पाथवे प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा पाथवे कहलाता है टैक्सी वे। ठीक है, when an aircraft move on the ground under its own power, it is called taxiing. The path that aircraft taxi on is called the taxiway. The taxiway connect the runway with the apron and hangar. तो वह एप्रोन से हैंगर से जो कनेक्ट करने के लिए पाथवे होगा वो सारा कहलाएगा टैक्सीवे। टैक्सी करने के बाद जो है, टैक्सी करने के बाद जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंचेगा रनवे पे। तो रनवे पर एयरक्राफ्ट जो है वो मतलब अपने इंजन पावर से, खुद के पावर से वो ग्राउंड पर ही मैक्सिमम स्पीड अचीव करने की कोशिश करता है। तो स्पीड अचीव करने के बाद क्या होता है कि जो एयर का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से एयर के फोर्सेस से वो विंग पर लिफ्ट पैदा जनरेट करता है और वो एयर में लिफ्ट हो जाता है और वो आगे फर्दर वो एयर मोड में ट्रैवल कर पाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका रनवे से आपका ये एयरक्राफ्ट चला जाएगा और फिर जब किसी दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंचेगा तो वो वहाँ पे इस रनवे पर ही वो लैंड करेगा। वो उसको वहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड करने की कोशिश की जाएगी, जो कि हाई स्पीड होता है तो उसमें उसको हम लोग को स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसको रुकना मतलब ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से कुछ लेंथ का रिक्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से वो जो है आपका एयरक्राफ्ट उस लोकेशन पर, उस रनवे पर वो रुक सके। तो उसका स्पीड को मैनेज किया जाता है। उसके बाद वो फर्दर वो टैक्सीवे के थ्रू चला जाएगा आपका एप्रोन एरिया में। एप्रोन से जाकर वो आपका डिबोर्ड हो जाएंगे सारे पैसेंजर्स। ये सारी चीज़ें आपकी एयरक्राफ्ट मतलब एक एयरपोर्ट पर बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक हेलीपॉड भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपके हेलीकॉप्टर्स को टेक ऑफ या रनवे करने के लिए टेक ऑफ करने के लिए या लैंड करने के लिए वो लोकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर इज ए वेयर air traffic controller works to supervise the efficient and safe movement of aircraft on the ground, in the air, and ground control also coordinates the movement of land vehicles such as fuel truck, maintenance vehicle that need to cross runway and taxiway. तो एक लोकेशन से सारे एयरक्राफ्ट के और भी सारे व्हीकल्स जो मूवमेंट हो रहे हैं पूरे एयरपोर्ट में, एरिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक टावर होता है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपके कोई बहुत सारे स्टाफ्स बैठे होते हैं जो कि सारा ये मैनेज करते हैं। ये आपका कहलाता है कंट्रोल टावर। उसके बाद अगर कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, उसको टाइम लगने वाला है रिपेयर के लिए, तो उसको भेज दिया जाता है हैंगर्स में। तो हैंगर्स में आपका एक तरह से बिल्डिंग ही होती है, शेडेड बिल्डिंग होती है जिसमें कि वो जो सारा एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका जो हम लोग जो कंट्रोल करते हैं एयरपोर्ट डिजाइन करने के लिए और ऑपरेशंस करने के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट मोड है वो हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह जो है आपका जो स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए ताकि हम लोग सेफ्टी इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए जो है हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ICAO, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरह आपका हाईवे इंजीनियरिंग में इंडियन रोड कांग्रेस है जो कि इंडिया में रोड के गाइडलाइंस को फिक्स करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसी तरह आपका ICAO है जो कि ये बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइंस से लेकर आपके कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन तक भी वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें है कि इट इज ग्लोबली controlling the overall civil aviation. This was established in 1944 as a result of Chicago Convention. शिकागो कन्वेंशन के थ्रू आपका 1944 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर नेविगेशन टू फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ international airports so as to ensure the safety and orderly growth of international civil aviation throughout the world. तो इसका जो पर्पस ये है कि आपका जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है, जो डिजाइन है, जो टेक्निक्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, वो सारा को फिक्स करना
ताकि वो सेफली हर लोकेशन में पूरे वर्ल्ड में ये पूरी तरह से वो एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके, सेफ एयर ट्रांसपोर्ट को वो प्रमोट कर सके। तो इसके अलावा ये भी कोशिश करती है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कुछ खास कंट्रीज के पास ही है, इसकी एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी, उसको मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी कुछ खास कंट्रीज के पास ही है, तो वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी दूसरे जो कंट्रीज है उसमें मतलब उसको डेवलप करने में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट ना करे, या फिर किसी तरह कुछ प्रॉब्लम इश्यू ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए आईसीएओ हेल्प करती है। नेक्स्ट बात डिस्कस कर लेते हैं, वो है एफएए, जिसको बोलते हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूएसए बॉडी है। इट वाज इनिशियली नोन एज फेडरल एविएशन एजेंसी के नाम से जानते थे पहले। It encourages the establishment of civil airways, landing areas, and other air facilities. It designates federal airways, acquires, establishes, operates, conducts research, development, and maintenance air navigation facility along such airways. तो जो हम लोग जैसे मालूम है कि जो यूएसए है वो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वो आगे है। तो वो जो भी रिसर्च करता है वो एफएए के थ्रू करता है और उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो इसने भी अपने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, पर्सनल गाइडलाइंस, जो कि यूएस पर इसके थ्रू जो बहुत सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, और इसके लिए हम लोग भी मतलब इंडिया में भी बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्री है जो उसको फॉलो करती है। ठीक है, अब चलते हैं। और जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कंट्रोल करते हैं एयरपोर्ट डिजाइन एंड ऑपरेशंस को, वो है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इट इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी responsible for laying down standards and their implementation, which covers airworthiness, safety, operation of aircraft, flight crew standards, and training air transport operations। तो मतलब कि ये एक संवैधानिक अथॉरिटी है जो कि हम लोग का इंडिया में जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो आपका एयरक्राफ्ट है वो सही है या मूवमेंट के लिए सही है या नहीं, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, जो फ्लाइट के क्रू स्टाफ जो है, जो पायलट्स हैं उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है या नहीं, और एयर ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। अनदर थिंग इज द लाइसेंसिंग ऑफ फ्लाइट क्रू, aircraft engineers, civil aerodromes, the certification of aircraft operators। तो जो डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है जो इसमें इन्वॉल्व है उन सबको लाइसेंस दिलाना या फिर इंजीनियर्स को लाइसेंस देना, ये सारी चीजें भी यही डीजीसीए करती है। लाइक सम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन सी इन द दैट देयर आर synonyms of function as responsibility which we have in FAA। तो जिस तरह की एफएए रोल का रोल है आपका यूएसए में, उसी तरह डीजीसीए का रोल है इंडिया में। इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन into incident, minor accident, regulation and control of air transport operations, formulation of aviation legislation, research and development activity in the field of civil aviation, handling of matter relative to ICAO, advising to government on policy matters, and supervision of training activity on flying और गाइडिंग क्लब्स। तो उसके अलावा जो भी हमारे पास मतलब कुछ नियम कानून बनाने होते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाने हैं, लेजिस्लेशन बनाना है, तो ये पॉलिसी मेकिंग का भी रोल इम्प्लीमेंट करता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क तो करता ही है, किसी तरह का एक्सीडेंट है उसका भी इन्वेस्टिगेशन का काम डीजीसीए ही करता है। इसके रिलेटेड गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए भी ये आगे सुपरविजन करना या फिर सजेशन देना काम करता है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है आपका जो ये बॉडी है वो आपका ये इंडिया ऑल ओवर इंडिया में किस तरह का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, पूरा एयरपोर्ट का मैनेज कैसे करना है, वो सारा काम करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया वाज constituted by an act of parliament and it came into being on 1st April 1995, and that was made possible by merging two agencies which were working at that point of a time at the national and international level, that was नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में जो हमारे 1995 में दो एजेंसी थी वो वर्क करते थे, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों को मर्ज करके बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अभी के टाइम में मैनेज करती है 137 एयरपोर्ट्स इन कंट्री, जिसमें से 24 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 10 कस्टम एयरपोर्ट है, 103 आर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। The main function of Airport Authority of India are design, development, operation and maintenance of international and domestic airports, civil enclave, construction, modification, management of passenger terminals, development
एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्गो टर्मिनल एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स है उनको कंस्ट्रक्शन करना, मैनेजमेंट करना, ये सारा जो सिविल इंजीनियरिंग का जो वर्क्स है वो मेनली करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बार बार डिस्कस करेंगे यहाँ पर डीआईएन में या फिर अदर टॉपिक्स पर। ठीक है, तो सबसे बेसिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है फ्यूसलेज। तो आपका जो एयरक्राफ्ट का जो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, जो आपके जिसमें हम लोग का कॉकपिट और आपका पैसेंजर लगेज वो सारी चीजें रखी जाती है, उसको बोलते हैं फ्यूजलेज। नेक्स्ट है विंग। आपके फ्यूजलेज से अटैच होता है हॉरिजॉन्टल में विंग्स। ठीक है, और विंग्स का पर्पस होता है मेनली आपका लिफ्ट जनरेट करना, मतलब कि जैसे यहाँ पे एयर इम्पैक्ट करता है और उसका मूवमेंट होता है इस पर, तो ये आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है पूरे एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट है नोज एंड टेल। तो फ्यूजलेज का जो फ्रंट पार्ट है उसको नोज बोलते हैं, और आपके जो रियर पार्ट है मतलब बैक पार्ट है उसको बोलते हैं टेल। नेक्स्ट है प्रोपेलर। वो प्रोपेलर आपके कुछ मतलब स्मॉल एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं जो कि आपके नोज पे ही होते हैं, प्रोपेलर फैन या फिर प्रोपेलर इंजन होते हैं जो कि आपके विंग्स के नीचे होते हैं। उसके अलावा है नेक्स्ट है इंजन्स। वो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि प्रोपेलर जो होते हैं वो आपका एयर को आगे से पीछे की तरफ पुश करने का काम करते हैं। उसी तरह एयरक्राफ्ट को आगे मूव करने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है, तो इंजन आपका टरबाइन इंजन भी हो सकते हैं या फिर किसी तरह के प्रोपेलर इंजन हो सकते हैं जो कि विंग के नीचे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हील बेस एंड व्हील थ्रेड। व्हील बेस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है वो मेनली 3 व्हील अरेंजमेंट पर ही रन करता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट व्हील मैकेनिज्म होते हैं। तो जो व्हील होता है उसको हम लोग एयरक्राफ्ट में गियर भी बोलते हैं। ठीक है, गियर। तो आपका जो फ्रंट जो व्हील होगा उसको बोलते हैं नोज गियर, और जो बैक व्हील होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रियर गियर। ठीक है, या फिर मेन गियर या लैंडिंग गियर भी बोलते हैं इसको। तो नोज गियर और लैंडिंग गियर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं व्हील बेस, और लैंडिंग गियर या मेन गियर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं व्हील ट्रेड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग बहुत सारे जो अदर पार्ट्स हैं। तो विंग्स के पास जो इंड में है उसको विंगेट विंगलेट बोलते हैं, जो कुछ एयरक्राफ्ट में प्रोवाइड किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि ड्रैग को कम करना, कि बहुत ज़्यादा ड्रैग आ रहा है उसको कंट्रोल करता है इसको। उसके बाद जो है इसमें विंग्स में आपका ये लगे होते हैं एलरॉन। एलरॉन जो होता है आपके एयरक्राफ्ट को जो अगर टर्न करना होता है आपको, मतलब कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें आप रोटेट करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट को, तो इसके लिए एलरॉन ही काम करता है। एक तरह से फ्लैप होता है जो कि इसको ओपन करके हम लोग कंट्रोल करते हैं इसका एयरक्राफ्ट का मूवमेंट को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्लैप्स लगे होते हैं जो कि आपको लिफ्ट को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने का काम करता है। जो है स्लैट्स लगे होते हैं जो भी लिफ्ट को इंक्रीज करने का काम करता है यहाँ पर। उसके अलावा स्पॉइलर होता है जो कि जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लिफ्ट को डिक्रीज करने के लिए, मतलब कि आपको डाउन नीचे आना है तो उसके लिए। नेक्स्ट है जो आपका कि अगर हम लोग जाते हैं टेल की तरफ, तो टेल में आपका ये जो लगा होता है आपका ये अ, इसके टेल में वर्टिकल पोर्शन होता है और दो हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी होता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर। इसका पर्पस होता है कि आपके जो पूरा एयरप्लेन है उसको वर्टिकल स्टेबल करना, किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के रूप में हॉरिजॉन्टल विंग होते हैं टेल में। उसमें फिर आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर में आपका फ्लैप लगा होता है जिसको बोलते हैं रडर। रडर की वजह से हम लोग जो है इसको वर्टिकल एक्सिस के अलग रोटेट करवा पाते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। ठीक है, इसको ये चेंजिंग योविंग बोलते हैं डायरेक्शन चेंज करने को। उसके अलावा है एलिवेटर के विंग्स में आपके जो पीछे की तरफ फ्लैप लगे होते हैं उसको बोलते हैं एलिवेटर, जिसको हम लोग पर्पस है चेंज करना पिच का। मतलब आपका जो एयरक्राफ्ट है वो आपके हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो आपका मूव कर रहा है उसको हम पिच बोलते हैं। तो वो होता है कि किस एंगल पे वो आपको लिफ्ट कराना है किसी एयरक्राफ्ट को, उसके लिए एलिवेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे चीजें आपकी हैं जो कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके ही वो एयरक्राफ्ट वो एयर में फ्लाई कर पाता है। तो अब चलते हैं कि हम लोग को जो एयरपोर्ट है उसको क्लासिफाई करना है कि वो किस तरह का एयरपोर्ट है। तो आईसीएओ के अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो चार दो तरीके से किया जाता है। इसमें पहला तरीका ये है कि हम लोग उसको पूरे एयरपोर्ट को कोडिंग दे, मतलब कि 1 नंबर कोड का है या 2 नंबर का या 3 नंबर या 4 नंबर कोड का है। 1 नंबर कोड जो है डिसाइड किया जाता है उसके रनवे लेंथ पर। आपके जो
उस एयरपोर्ट में जो रनवे लेंथ है वो कितना लंबा है। अगर वो 800 मीटर से कम है तो वो आपका कोड नंबर 1 है। 2 अगर कोड नंबर है तो उसका रनवे लेंथ होगा 800 टू 1200। अगर 3 है तो 1200 टू 1800 होगा, और 1800 के अबव है तो उसको हम लोग 4 नंबर कोड से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ICAO का ही है, जिसको हम लोग कोड लेटर के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब कि अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट आपको लैंडिंग या टेक ऑफ करना है तो कोड ए से जानेंगे हम लोग। तो अगर आपके स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं जिसके विंग्स जो है, विंग स्पान जो है 15 मीटर की लेंथ की ही है, ठीक है। और उसके आउटर मेन गियर जो है, जो लैंडिंग गियर होता है, उसका जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, उसको ए से डिनोट करेंगे। उसी सिमिलरली 15 टू 20 मीटर का विंग स्पान है तो बी करेंगे, 24 टू 36 है तो सी बोलेंगे, 36 टू 52 मीटर के विंग स्पान को जो एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ या लैंड कर रहा है उसको डी टाइप का एयरपोर्ट बोलेंगे। सिमिलरली 52 टू 65 मीटर तक का आपका विंग स्पान है तो उसको हम ई टाइप का एयरक्राफ्ट, ई टाइप का एयरपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो मेन गियर भी वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एज पर FAA, जो मैंने डिस्कस किया था, जो कि ये आपका USA का एजेंसी है। तो वो जो है, जो क्लासिफाई करती है एयरपोर्ट, वो डिपेंड करता है कि आपका जो उस एयरपोर्ट पर जो एयरक्राफ्ट जो लैंड करने वाली है उसका अप्रोचिंग स्पीड कितना है, किस स्पीड से वो लैंड करने वाली है। तो वो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होता है वो वहाँ पे अमेरिका में वो नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 1 नॉट का जो वैल्यू होता है वो था 1.9 किलोमीटर पर आवर। तो FAA के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो एयरक्राफ्ट के अप्रोच स्पीड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई करते हैं एयरपोर्ट को, वो है आपका ABCDE। अगर आपका जो एयरक्राफ्ट का स्पीड आपका 91 नॉट से कम है तो उसको ए अप्रोच कैटेगरी में रखेंगे एयरपोर्ट को। सिमिलरली B, C, D जो है हम लोग उसके स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एज पर टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट। मतलब कि जो टेक ऑफ और लैंडिंग करने के जो रनवे लेंथ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं एयरपोर्ट को। तो पहला जो है वो सीटोल बोलते हैं, जो कि है कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अगर 1500 मीटर से लॉन्गर आपका रनवे लेंथ है तो आपका सीटोल होगा एयरपोर्ट। अगर आपका 1000 टू 1500 मीटर का रनवे लेंथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं आरटोर। मतलब कि उसका टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस है वो रिड्यूस्ड हो गया है, इसलिए रिड्यूस्ड टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट बोलते हैं। अगर उससे भी शॉर्ट है तो मतलब बोलेंगे 500 टू 200 मीटर का रनवे लेंथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टॉल, जो कि होता है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और उसके अलावा आपका जो अगर हेलीपैड है तो उसमें हम लोग का जो एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है वो आपका वर्टिकली टेक ऑफ लैंडिंग करता है। उसमें कोई रनिंग नहीं करना पड़ता, जस्ट वो एक जहाँ लोकेशन पे वो आपको रखा गया है एयरक्राफ्ट, वहाँ से वो लिफ्ट कर जाता है डायरेक्टली वर्टिकली। उसको बोलेंगे हम लोग वीटॉल। तो वो हम लोग हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका जो एरिया है 25 टू 50 स्क्वायर मीटर के आसपास वो एरिया है, लैंडिंग एरिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वीटॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन, कि हम लोग फंक्शन क्या है। तो हमारा जो एयरपोर्ट है वो सिविल के लिए, सिविल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिविल एविएशन के लिए, मतलब कि जो पब्लिक है उसके लिए। तो उसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन हो सकता है, डोमेस्टिक सिविल एविएशन हो सकता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका कंबाइंड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं एक ही लोकेशन पर वो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग कस्टम्स ड्यूटी जो जो प्रोसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट किया जाता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को, पर एक ही लोकेशन पर वो एयरपोर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री एविएशन। तो मिलिट्री मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए आपका जो ये एयरपोर्ट बनाया गया हो उसको बोलते हैं मिलिट्री एविएशन, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट, तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि हम लोग को इम्पोर्टेंट होते हैं एयरपोर्ट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।